हेलो नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद शिवम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम देखेंगे सीटेट पेडागोजी गणित पेपर 1 के लिए। तो यदि आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो सीटेट की जो परीक्षा चल रही हैं तो आपके लिए इस वीडियो से 5 नंबर का अवश्य मिल जाएगा। तो प्रश्न नंबर 1 देखें, गणितीय अवधारणा के विकास में सही क्रम क्या है। बच्चे के लिए गणितीय कॉन्सेप्ट सिखानी है तो उसका बच्चे का विकास होना है तो उसका सही क्रम क्या होगा। सर्वप्रथम पहला है अनुभव प्रदान करना, क्या अनुभव है उसके और क्या अध्यापक के अनुभवों को प्रदान करना। फिर दूसरा है भाषा के माध्यम से समझाना, बच्चा जिस भाषा को बोलना जानता है उसी भाषा के माध्यम से उसे समझाना। तीसरा जो नंबर आएगा वो है चित्र बनाना, चित्र बनाएं। चौथा जो नंबर आएगा प्रतीकात्मक का उपयोग, जो चित्र आपने बनाए हैं उन उन चित्रों का, प्रतीकों का क्या करें, उपयोग करें कि कौन सा चिन्ह, कौन सा प्रतीक किस लिए बनाया गया है और कौन सा प्रतीक क्या है। प्रश्न नंबर 2, गणितीय भाषा में सही क्रम है। गणित की भाषा सीखने के लिए सही क्रम क्या है। तो सर्वप्रथम रोजमर्रा की भाषा। रोजमर्रा की भाषा का मतलब होता है स्थानीय भाषा, कि बच्चे की स्थानीय भाषा क्या है। प्रश्न नंबर 2, गणितीय समस्या समाधान की भाषा। गणितीय समस्या समाधान की भाषा, गणित के अंदर बच्चे को क्या क्या समस्याएं आ रही हैं उस भाषा को, उनका समाधान करना। तीसरा आएगा गणितीय स्थिति की भाषा, गणित की क्या स्थिति है, उसकी भाषा क्या है गणित की। फिर चौथा जो नंबर आएगा वो आएगा प्रतीकात्मक भाषा। प्रतीकात्मक भाषा, ये चौथा नंबर है प्रतीकात्मक भाषा। तो प्रतीकात्मक भाषा क्या होती है, चिन्हों के माध्यम से, प्रतीकों के माध्यम से बच्चे को भाषा सिखाना। तो पहला रोजमर्रा की भाषा, गणितीय समस्या समाधान की भाषा, गणितीय स्थिति की भाषा और प्रतीकात्मक भाषा। गणितीय भाषा में ये सही क्रम है। प्रश्न नंबर 3, गणित की लंबी आकृति क्या संकेत करती है। गणित की जो लंबी आकृति होती है वो बच्चे के लिए क्या संकेत करती है। तो ये करती है एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना, यानी कि एक कॉन्सेप्ट पर ही आधारित दूसरा कॉन्सेप्ट बना लेना। तो गणित की लंबी आकृति संकेत करती है। प्रश्न नंबर 4, 20 टाइलों को आयताकार व्यूह में विभजित करना है। यदि 20 टाइलें हैं और उनको आयताकार रूप में लिखना है तो बच्चे के लिए आयत और वर्ग ये 2D आकृति हैं। जब बच्चा आयत और वर्ग को व्यवस्थित करता है या इनको प्रदर्शित करता है तो बच्चे के लिए क्षेत्रफल, गुणनखंड और परिमाप का ज्ञान होता है, आयतन का इसमें ज्ञान नहीं होता है। जो 3D आकृति होती है, बेलन है, शंकु है, घनाभ है, तो इनके अंदर क्या होता है, आयतन की जानकारी बच्चे को प्राप्त होती है, लेकिन वर्ग आयत के अंदर बच्चे को आयतन की जानकारी नहीं होती है। तो 20 टाइलों को आयताकार व्यूह में व्यवस्थित करना है तो क्षेत्रफल, गुणनखंड और परिमाप की जानकारी होगी। प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है। प्रश्न नंबर 5, 25 गुणा 16, 25 गुणा 16, 25 को करेंगे 5 गुणा 5 और 16 करेंगे 8 गुणा 2। ये 5 तो यहीं रखा, 8 इधर से उठाया, फिर 2 यहां रखा था, 5 इधर से इधर पहुंचाया, तो 8 पंजे 40 हुआ, 2 गुणा 5 हुआ तो 10। आंसर आएगा 400। तो ये वहां प्रश्न आपसे हल नहीं कराएगा, ये पूछना चाह रहा है कि बच्चा ये क्या कर रहा है और ये क्या करना चाहता है, किस नियम को प्रदर्शित करना चाहता है। तो यह है साहचर्य सिद्धांत या साहचर्य का नियम। प्रश्न नंबर 6, लंबाई को मापना। लंबाई को जब नापा जाएगा तो सर्वप्रथम कैसे नापें। तो सर्वप्रथम उसके लिए तुलना करें, उसकी कंपेयर करें किसी चीज से जो अप्रमाणित हो, तो तुलना करें। उसके बाद अप्रमाणिक माप, जो प्रमाणित ना हो पैमाना, ऐसा पैमाना लें तो अप्रमाणिक माप, इसे कहते हैं खाका तैयार करना। तो तुलना करना, अप्रमाणिक माप। उसके बाद जब खाका तैयार हो जाता है, अप्रमाणिक माप हो जाती है, उसके बाद आप लेते हैं ओरिजिनल पैमाना, यानी कि परफेक्ट पैमाना, बिल्कुल ठीक, तो उसे कहते हैं प्रमाणिक माप। उसके बाद प्रमाणिक इकाई, किस इकाई का आप प्रयोग कर रहे हैं। तो लंबाई को जब मापना है तो तुलना करना, अप्रमाणिक माप, प्रमाणिक माप और प्रमाणिक इकाई। गणित है तो गणित क्या है। गणित क्या है तो गणित तार्किक है। गणित क्या है, तार्किक है और कैसा, अमूर्त है। तो गणित तर्क पर आधारित है और अमूर्त है, मूर्त नहीं अमूर्त है। प्रश्न नंबर 8, प्रारंभिक संख्या संकल्पना संबंधित है।
प्रारंभिक संख्या संकल्पना संबंधित है। प्रारंभिक जो संख्या होती हैं उसका जो कॉन्सेप्ट है वो किससे संबंधित है? तो सर्वप्रथम वर्ग समावेश करना, उसका संरक्षण करना, रखरखाव करना, और बाद में होगा वर्गीकरण करना, उसको बांटना। तो वर्ग समावेश करना, संरक्षण करना और वर्गीकरण करना। प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 9 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 9 कहता है कि पुनर्समूहीकरण क्या है? पुनर्समूहीकरण क्या है? तो पुनर्समूहीकरण क्या होता है? हासिल वाले दो अंकों की जोड़ में कठिनाई का सामना करना। यदि बच्चे को हासिल वाला जोड़ दिया और उसको दो अंकों का जोड़, उसमें बच्चा क्या कर रहा है? कठिनाई महसूस कर रहा है, तो बच्चा पुनर्समूहीकरण नहीं कर पा रहा है। तो पुनर्समूहीकरण क्या है? हासिल वाले दो अंकों के जोड़ में कठिनाई का सामना करना। प्रश्न नंबर 10, गणित में प्रश्न हल करने का कौशल क्या है? तो गणित में जब प्रश्न हल किए जाते हैं सर्वप्रथम उसका कौशल क्या है? तो सर्वप्रथम बच्चा जब हल करता है तो विवेचन करना, उस सवाल के बारे में सोचना, उसकी विवेचना करना कि सवाल क्या पूछना चाह रहा है। उसके बाद चर का प्रयोग, आप उन चर जो राशि दे रखी है उसमें उनका प्रयोग करते हैं, तो चर का प्रयोग। उसके बाद प्रतिरूप देखना, प्रतिरूप संकेत, उसका पैटर्न देखना, किस पैटर्न से करना है। तो पहला विवेचन करना, चर का प्रयोग और प्रतिरूप देखना। प्रश्न नंबर 11, गणित की पहेलियां मदद करती हैं। गणित की पहेलियां क्या मदद करती हैं? तो गणित की जो पहेलियां हैं वो समस्या सुलझाने में मदद करती हैं, समस्या सुलझाने में मदद करती हैं। अगला, सकारात्मक अभिवृत्ति, बच्चे के अंदर सकारात्मकता उत्पन्न होती है गणित की पहेलियों से। अगला है आनंददायक बनाने में, आनंददायक बनाने में। तो गणित की पहेलियां क्या है? गणित को आनंददायक बनाती हैं। क्या बनाती हैं? आनंददायक बनाती हैं। प्रश्न नंबर 12, 0.2 गुणा 0.3 बराबर 0.6 की संकल्पना क्या है? बच्चा 0.2 गुणा 0.3 बराबर 0.6 की संकल्पना लिखता है, तो वो क्या करना चाह रहा है? इसका प्रयोग किस पर करेगा? तो इसका प्रयोग होगा ग्राफ पेपर पर, ग्राफ पेपर पर। अगला जो प्रश्न 13, गणित को वास्तविक जिंदगी से जोड़ना है। गणित है और गणित को आप वास्तविक जिंदगी से, बच्चे की जिंदगी से जोड़ना चाहते हैं, तो बच्चे के लिए क्या कराया जाए? तो बच्चे के लिए क्षेत्रीय भ्रमण कराया जाए, उसके लिए जगह जगह क्षेत्र में घुमाया जाए और उसका कराने के बाद उसका फिर सर्वेक्षण कराया जाए। सर्वेक्षण, बच्चे ने कितना सीखा और क्या क्या देखा, उसके बाद उसे प्रोजेक्ट दिया जाए, परियोजना कराई जाए, पूछा जाए उससे। प्रश्न नंबर 14, गणितीय संक्रियाएं। तो अंकगणितीय संक्रियाएं कौन कौन सी होती हैं? अंकगणितीय संक्रियाएं कौन कौन सी होती हैं? तो अंकगणितीय जो संक्रियाएं हैं वो है जोड़, जोड़ को कहते हैं जमा, जोड़ को कहते हैं जमा। अगला है व्यवकलन, व्यवकलन को कहते हैं घटाव, व्यवकलन को कहते हैं घटाव। अगला है गुणा, अगला फिर उसके बाद है भाग। तो जोड़, घटाव, गुणा, भाग। तो जमा, व्यवकलन, गुणा और भाग, ये अंकगणितीय संक्रियाएं हैं। प्रश्न नंबर 15, 872 को एक बच्चा 8072 लिखता है। 872 को एक बच्चा 8072 लिखता है, तो बच्चे ने क्या कमी की? क्या कमी की? इसके लिए स्थानीय मान की समझ नहीं है। तो बच्चे के लिए क्या नहीं है? स्थानीय मान की समझ विकसित नहीं है, या स्थानीय मान की समझ का अभाव है बच्चे के अंदर। प्रश्न नंबर 16 देखेंगे आप। प्रश्न नंबर 16, तो प्रश्न नंबर 16 क्या कहता है? बच्चों में गणितीय विचार, बच्चों में गणितीय विचार की जो अवधारणा है उसे लाना है। तो वो कैसे लाएंगे? सर्वप्रथम बच्चे को ठोस वस्तु दिखाई जाए, ठोस वस्तु दिखाई, उसके बाद आप क्या करेंगे? चित्र बनाएंगे उसका, और वो संकेत आपने बनाया, ठोस वस्तु, चित्र और संकेत। जब वो आपने चित्र बनाया है तो उस चित्र के बारे में, उस संकेत के बारे में क्या करेंगे? समझाएंगे कि ये चित्र किस चीज का है। तो पहले ठोस वस्तु लें, फिर चित्र बनाएं, फिर उसका संकेत समझाएं। प्रश्न नंबर 17, गोलाई की अवधारणा विकसित करना है। तो बच्चे के अंदर गोलाई, कि गोलाई क्या होती है उसकी अवधारणा विकसित करनी है आपको। तो वो किसके? मूर्त से अमूर्त की ओर, यानी कि देखी हुई चीज से ना देखी हुई चीज की ओर ले जाना। तो गोलाई की अवधारणा बच्चे के अंदर विकसित हो जाएगी। प्रश्न नंबर 18, बेन हिले द्वारा ज्यामितीय स्तर हैं। तो बेन हिले ने ज्यामितीय स्तर के कुछ भाग बताए थे, वो कौन कौन से हैं? पहला है मानसिक चित्रण, इसी को कहते हैं चाक्षुषीकरण। फिर दूसरा बताया था विश्लेषण, तीसरा बताया था अनौपचारिक निगमन, चौथा था औपचारिक निगमन, और पांचवा है दृढ़ता। इनको याद कैसे करेंगे? तो उल्टा याद करेंगे, दृढ़ता, दृढ़ता, औपचारिक, अनौपचारिक, विश्लेषण और मानसिक चित्रण, ये चाक्षुषीकरण। तो 2 A B C, 2 A B C।
तो दो से होगी, डी से हो गई दृढ़ता, ओ से होगी औपचारिक, ए से होगी अनौपचारिक, बी से हो गई विश्लेषण और सी से हो गई चाक्षुषीकरण। प्रश्न नंबर 19, एक डलिया में 10 आम हैं। तो एक डलिया है उसमें 10 आम हैं और दूसरी डलिया में 12 आम हैं। तो एक डलिया में 10 आम है और दूसरी डलिया में 12 आम है, सब मिलाकर कितने आम हुए? तो आपसे ये जोड़ नहीं करा रहा, ये पूछ रहा है कि एक डलिया में 10 आम है तो ये क्या करना चाहता है, और दूसरी डलिया में 12 आम है तो ये क्या हो रहा है? तो एक डलिया में 10 आम है तो ये तो हुआ समुच्चयन, योग का समुच्चयन। दूसरी डलिया में 12 आम है, सब मिलाकर कितने हुए? तो ये बी बराबर हुआ संवर्धन। तो दूसरा क्या हुआ? संवर्धन, और पहला क्या हुआ? समुच्चयन। समुच्चयन क्या होता है? जो व्यक्ति जैसा है वैसा ही रहे। यदि मानो मैं हूं, अभी मैंने कपड़े पहन रखे हैं एक जोड़ी, और इन्हीं कपड़ों पे मैं 2 जोड़ी 3 जोड़ी 4 जोड़ी और पहन लूं तो ये हो जाएगा संवर्धन। तो ये क्या कहलाएगा? संवर्धन। लपेट लिया जाए और ज्यादा, ये कहलाता संवर्धन। प्रश्न नंबर 20, एक फूल वाला 5 दिन में 600, एक फल वाला, ये फूल वाला, एक फल वाला 5 दिन में 620 फल बेचता है। 5 दिन में 620 फल बेचता है, तो एक दिन में कितने फल बेचता है? तो ये आपसे प्रश्न हल नहीं करा रहे, ये पूछना चाह रहे हैं कि 5 दिन में तो 620 फल बेचता है तो एक दिन में कितने बेचेगा? तो आप इसको भाग कर देंगे। लेकिन ये पूछ रहा है बेंजामिन एस ब्लूम ने कुछ नियम बताए थे शिक्षण उद्देश्य के, भावात्मक, क्रियात्मक और ज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष। तो ज्ञानात्मक पक्ष के कुछ इसके भाग थे, ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। तो ये आपसे विश्लेषण कराना चाहता है। विश्लेषण मानी होती है बांटना, विश्लेषण मानी बांटना। प्रश्न नंबर 21, 4 बराबर 2 प्लस 2, 4 बराबर 2 प्लस 2 होती हैं या फिर 4 बराबर 1 प्लस 3 होती हैं। तो ये क्या है? ये है संक्रिया अवस्था। ये क्या कहलाती है? संक्रिया अवस्था, संक्रिया अवस्था। प्रश्न नंबर 22, प्राथमिक स्तर पर आकृतियां। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की जो आकृतियां होती हैं वो क्या प्रदर्शित करना चाहती हैं? तो पहले पैटर्न, समिति और चौपड़। पैटर्न, समिति और चौपड़। तो पैटर्न प्रतिरूप क्या है उसका, समिति उसकी जो कटिंग होती है वो क्या होती है, समिति, फिर चौपड़ टाइलिंग जिसे बोलते हैं, चौपड़। प्रश्न नंबर 23, गणित करने की युक्ति के रूप में सवाल हल करना में शामिल है। तो गणित करने की युक्ति में सवाल हल करने में क्या शामिल है? तो वह क्रियाकलाप आधारित उपागम। क्रियाकलाप, बच्चा किस प्रकार से उपागमों का प्रयोग कर रहा है। प्रश्न नंबर 24, प्याजे माप के संरक्षण की योग्यता है। प्याजे के अनुसार माप के संरक्षण की योग्यता क्या होती है? तो प्याजे साहब बताते हैं कि माप के जो संरक्षण की योग्यता है वो भार के संरक्षण की समझ से, भार के संरक्षण की समझ से आयतन के संरक्षण से पहले आती है। यानी कि बच्चे को भार के संरक्षण की समझ, भार बच्चा पहले सीख जाता माप के संरक्षण में, आयतन बच्चा बाद में सीखता है, ये प्याजे महोदय जी बताते हैं। प्रश्न नंबर 25, जीव बोर्ड क्या है? तो जीव बोर्ड है ज्यामितीय माप अवधारणा। तो जीव बोर्ड से ज्यामितीय माप की अवधारणा की जाती है। 10 ग्राम क्या है? 10 ग्राम चीनी एक पहेली है, 10 ग्राम चीनी की एक पहेली है। 10 ग्राम से स्थानिक समझ विकसित होती है, स्थानिक समझ विकसित होती है। प्रश्न नंबर 27, गणितीय संक्रियाओं का सहजता से बोध हो जाता है। तो गणितीय संक्रियाओं का बच्चा बहुत आसानी से सीख जाता है, वो किसके माध्यम से? टेलर के गिनतारा के माध्यम से, टेलर का गिनतारा। प्रश्न नंबर 28, सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री है। सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री क्या है? प्रत्यक्ष अनुभव। बच्चे को यदि गणित सिखा रहे हैं आप तो उसको प्रत्यक्ष अनुभव कराया जाए, प्रत्यक्ष अनुभव कराया जाए, तो ये सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री होती है। प्रश्न नंबर 29, चौपड़ आकृतियों को पहचानने में त्रिविमीय विवेचन विकसित होती है। चौपड़ की आकृतियां हैं और आप त्रिविमीय देखो, त्रिविमीय की 3D आकृति, तो 3D आकृति में क्या होगा? लंबाई होगी, चौड़ाई होगी, ऊंचाई भी होगी, तीन होंगे और इसमें आयतन भी होगा। तो लंबाई, चौड़ाई, गहराई या ऊंचाई। प्रश्न नंबर 30, दृष्टिबाधित बच्चों के लिए उपयोगी उपकरण है। दृष्टिबाधित बच्चों के लिए उपयोगी गणितीय उपकरण कौन कौन से हैं? तो टेलर का गिनतारा, कंप्यूटर और जियो बोर्ड। टेलर का गिनतारा, कंप्यूटर और जियो बोर्ड। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में वीडियो से संबंधित अपना सुझाव अवश्य दें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।